हेलो डियर, आज का वीडियो सेकेंड ईयर के ऊपर आप सभी जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूं। और एक बार और बताना चाहता हूं, अगर और टाइप्स के आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं लाइक एज फिल अप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, तो वो सारे के सारे जो है आपको दिए गए हैं चैनल पर। आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स कराए गए हैं, समझ रहे हैं। तो आप उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी एग्ज़ाम है ज़रूर देखिए, मेहनत कीजिए। सारा सिलेबस पढ़ाया गया है, बस आप देखते रहिए। अब साल भर पहले जो मैं पढ़ा दिया हूँ ऐसा बात थोड़ी ना है कि वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी नहीं पूछेगा या बदल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। चारों सब्जेक्ट से हम लोग मिला जुला प्रश्न करते हैं ताकि आप लोग का चारों सब्जेक्ट का कुछ न कुछ ज्ञान होता रहे, ठीक है। चलिए, रेडिएशन थेरेपी समान तौर पर उपचार है किसका? तो हम लोग जानते हैं रेडिएशन थेरेपी जो है कैंसर में चलता है, ठीक है, याद रखना है। जले हुए मरीज के लिए आराम का साधन इनमें से कौन सा है? ठीक है, बेड, क्रेडल, ठीक है ना, कार्डियक टेबल, सैंड बैग, एयर क्यूशन। तो इसमें जले हुए मरीज के लिए बेड, क्रेडल जो है काफ़ी उपयोगी होता है, ठीक है। आगे है हृदय ताल की विकृति को क्या कहते हैं? हृदय ताल को विकृति को क्या कहते हैं? तो डिस्थेर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसरेदेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसरेदेमिया, ठीक है ना, दुस्तालता। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार के रूपरेखा सभी को शामिल करता है सिवाय किसके? ठीक है, तो आपका वैक्सीन अभी तक कैंसर के उपचार के लिए नहीं है, बाकी सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सब चीज़ चलता है, ठीक है ना। आगे है टोनोमेट्री किया जाता है किसके मापने के लिए? तो टोनोमेट्री आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर को मापने के लिए, जो कि आँख में लगता है उसके लिए करते हैं, ठीक है ना। आगे है अंकुचन एक जटिलता है। अवकुचन, अवकुंचन एक किसका जटिलता है? कंट्रैक्शन इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, किसका है? तो आप सभी के सामने में है, ठीक है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंकुचन किसका जटिलता है? तो सीसीएफ का, ठीक है ना। काली खांसी जिसे पर्टुसिस कहते हैं किस रूप में जानते हैं? पर्टुसिस के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से फैलता है, जो पैरासाइट प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा, ठीक है ना। तो अपन याद करके रखना है। ओके, चलिए बी डी आंसर होगा। कहता है हाइपरटेंशन के इलाज में शामिल है कौन सा? डिचिलाइटिस, एंटीबायोटिक, डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है ना। देखिए रक्तचाप के इलाज में जो स्पेसिफिक मेडिसिन होगा एंटी हाइपरटेंसिव होगा, लेकिन सपोर्टिव मेडिसिन में डायूरेटिक भी होता है, ठीक है ना। शरीर से एक्सेसिव मूत्र को बाहर निकालता है तो प्रेशर भी कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है टोनोमेट्री के अंदर के दबाव को मापने, आँख के टोनोमेट्री आँख के दबाव को मापने के लिए करता है, ठीक है ना। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का कारण क्या होता है? तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का कारण होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी से फ्लूइड का निकल जाना, तरल का निकल जाना। अब वो तरल ब्लड भी हो सकता है, वो तरल जो है बॉडी का पानी भी हो सकता है, ठीक है। तो डिक्रीज फ्लूइड लेवल, ऑप्शन नंबर डी। ओके, भूकंप क्या है? तो भूकंप क्या है? भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है, याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदा है। ओके, आगे है कौन सा नैदानिक परीक्षण टाइफाइड बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक विकिरण चिकित्सा जो है किस रूप में जाना जाता है? इंटरनल रेडिएशन थेरेपी किस रूप में जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं ये होता है आंतरिक विकिरण चिकित्सा के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो ये ऑप्शन ब्रेकी थेरेपी, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा? ब्रेकी थेरेपी, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है एसिडिटी का उदाहरण क्या है? तो एसिडिटी का उदाहरण क्या है? एसिडिटी नहीं है, एसटीडी है, ठीक है ना, एसटीडी। तो एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो राइट आंसर इसमें एड्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है प्रकाश के प्रति समान संवेदनशीलता को जाना जाता है, यानी प्रकाश के प्रति अगर संवेदनशीलता ज़्यादा हो तो उसे फोटोफोबिया कहते हैं, यानी चौकाचंद, जिसमें प्रकाश में जाने से व्यक्ति को सेंसेशन होने लगता है, दिक्कत होने लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिप्लोपिया जो होता है डबल विजन को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोफोबिया जल से डर को बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है एलपी के बाद, लंबर पंक्चर के बाद रोगी को किस पोजीशन में रखते हैं? पहले बता चुके हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। आगे है जलने की एक विशेष जटिलता क्या है? तो जलने के बाद एक विशेष जटिलता होता है रीनल फेल्यूर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, रीनल फेल्यूर होगा, ये याद रखिएगा। जलने की एक विशेष जटिलता वृक्कीय विफलता होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, रीनल फेल्यूर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है पहली ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन कौन सा है? देखिए पहली ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन क्या है? तो
पहली ट्रैंक्विलाइजर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लोप्रोमाजाइन जो है आपका यह फर्स्ट जनरेशन की दवाई है, ठीक है, क्लोप्रोमाजाइन याद रखिएगा। कहता है एनोडिनिया का तात्पर्य क्या है, तो एनोडिनिया का तात्पर्य होता है रुचि में कमी, ठीक है ना, किसी चीज़ में जो है रुचि न रख पाना, ठीक है ना, तो ये एनोडोनिया होता है, ठीक है ना। स्किज़ोफ्रेनिया में उपयोगी ड्रग कौन सी है, तो स्किज़ोफ्रेनिया में उपयोगी ड्रग इनमें से आपका क्लोप्रोमाजाइन, ठीक है, क्लोप्रोमाजाइन। हेलिपेरिडोल जो है होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और यह एंटीसाइकोटिक ड्रग के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हेलिपेरिडोल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज स्थापित है कहाँ पे, जिसको हम लोग निहाम्स बोलते हैं, वो आपके बेंगलोर में शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टेरिया नामक पुस्तक में किस रोग का जिक्र है, तो नाम से यह स्पष्ट है हिस्टेरिया, तो द मेजर सिम्टम्स ऑफ हिस्टेरिया के बीमारी के लिए जो है इस बुक में छपा है, ठीक है ना। कहता है कलकत्ता के कार्मिकल हॉस्पिटल को अब किस नाम से जानते हैं, तो कलकत्ता के जो कार्मिकल जो आपका हॉस्पिटल है अब इसे आरजीकर हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, और इसी में एक पिछले कुछ महीनों साल पहले भयंकर एक एक्सीडेंट जो है हुआ था डॉक्टर के साथ में आरजीकर हॉस्पिटल में ही, ठीक है ना। आगे है किस उम्र में एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देनी चाहिए, तो देखिए फर्स्ट ईयर में एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देनी चाहिए, या यूँ कहा जाए तो जो एकदम बच्चे होते हैं 1-2 साल के उनमें एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। आगे है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में सर्वाधिक प्रचलित रोग निरोधक औषधि कौन सी है, तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए जिसमें लिथियम आपका सबसे ज़्यादा प्रचलित ड्रग है, ठीक है। F20 से F29 समूह के अंतर्गत कौन से मनोरोग आते हैं, तो देखिए इसमें तो बहुत सारे मनोरोग आता है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक सिजोफ्रेनिया राइट होगा, ठीक है ना। तो F20 से F29 जो है आपको सिजोफ्रेनिया भी शामिल है, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए कि बेंगलोर में मेंटल हॉस्पिटल की स्थापना कब की गई, ये आप लोग को इसका आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए कहता है F30 से F39 समूह के अंतर्गत मनोरोग आते हैं, कौन सा मनोरोग आते हैं F30 से F39, तो ये आते हैं इफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है ना, मनोदशा वाला, मनोदशा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है क्लोप्रोमाजाइन का ड्रग ग्रुप क्या है, तो क्लोप्रोमाजाइन एक एंटीसाइकोटिक ग्रुप का ड्रग है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रक्त संचार में मिलाए गए रासायनिक तत्व शरीर के प्रत्येक भाग में कितने समय में पहुँच जाते हैं, जैसे मान गए बहुत सारे ऐसे केमिकल जैसे दवाई वगैरह लेते हैं तो केमिकल ही होता है, तो कहता है अगर ब्लड सर्कुलेशन में हम कोई केमिकल देते हैं तो पूरे बॉडी भाग में कितने समय में पहुँच जाता है, तो वो 15 सेकेंड में पहुँच जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कहता है आइसोलेटेड जीवन जीने की दशा को क्या कहते हैं, यानी अकेलापन जीवन जीने की दशा को क्या कहते हैं, तो ऑवेशन तो होगा नहीं, एंजाइटी चिंता होता है, एग्रेशन होगा नहीं, तो विड्रॉल इसका जो है राइट आंसर होगा। कहता है ओल्ड एज के डिमेंशिया का लक्षण क्या होता है, तो देखिए ओल्ड एज में जो डिमेंशिया होता है इसका सबसे मुख्य कारण होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें भूलने लगता है एज के साथ में, तो वही ओल्ड एज होता है, ठीक है ना, हाल की बातों को भी भूलने लगता है, ठीक है। ऑटिज्म रोग का निदान किया जाता है, देखिए तो ऑटिज्म रोग होता है जिसमें बच्चा नहीं बोल पाता है, तो यह बेसिकली स्टार्टिंग में ही इसका निदान जो है कर लेता है तो ठीक हो जाता है, वरना बाद में मुश्किल हो जाता है, तो 2 वर्ष की आयु तक, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है अंतःस्रावी रोगों से संबंधित मानसिक रोग कौन सा है, तो देखिए इनमें से सभी रोग है, ग्रेवी रोग, प्लूमर रोग, एडिसन रोग, सब जो है अंतःस्रावी से संबंधित रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है मैक्स वेगल के अनुसार सबसे जटिल इमोशन कौन सा है, तो सबसे जटिल इमोशन घृणा होता है, ठीक है, याद रखिए घृणा, चिलियस। आगे है आपका यहाँ पे प्रसन्नता एवं आनंद देने वाली सभी गतिविधियों में अरुचि होना तथा उनसे मुंह मोड़ लेना क्या कहलाता है, वही मैं बात करता हूँ कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट ये एहेडोनिया कहलाता है, जिसमें जो खुशी दे, जो आनंद दे, वैसे चीज़ों में भी इंटरेस्ट व्यक्ति नहीं रखता है, उसे मुंह मोड़ लेता है, तो उसे एहेडोनिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
कहता है किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों को बार बार अनैच्छिक रूप से दोहराना। देखिए यहाँ पे शारीरिक गतिविधि कह रहा है, ठीक है ना। तो शारीरिक गतिविधि जैसे ही कहेगा तो इकोप्रेक्सिया होगा। क्या होगा? इकोप्रेक्सिया होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहता है रोगी जो लिथियम दवा ले रहा है उसका सीरम लिथियम स्तर कितना होना चाहिए। तो देखिए जो दवा ले रहा है उसको सीरम का लिथियम स्तर जो है 0 जो है आपको मैं बता दूँ 0.6 से लेकर 1.2 तक होता है, ठीक है। याद रखिएगा इतना। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कि इसके नज़दीक कौन सा है, तो देखिए सब ज़्यादा है, ठीक है ना। यही आपका जो है एक मैच कर रहा है, तो यही अपन राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब रोगी अपनी मानसिक बीमारी के बारे में ज्ञान न हो तो उसे क्या कहते हैं। जब मनुष्य को अपने मानसिक बीमारी है लेकिन उसको मानसिक बीमारी के बारे में ज्ञान नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं, अंतर्दृष्टि का अभाव, ठीक है। नशीले पदार्थों को छोड़ देने पर मरीज में पाए जाने वाला लक्षण कौन सा होता है। तो मान के कोई अगर एल्कोहल ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ नशीला पदार्थ ले रहा है और अचानक से उसको छोड़ देगा तो उसमें कौन सा लक्षण होगा? सबस्टांस एब्यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात को दोहराना क्या कहलाता है। तो किसी के बातों को, किसी के फ्रेज, किसी के भाषण को नकल करना, वर्ड को नकल करना इकोलेलिया कहलाता है। इसे शब्दानुकरण भी कहते हैं, शब्द का अनुकरण करना। कार्बामाजेपाइन औषधि का उदाहरण है। कार्बामाजेपाइन औषधि किसका उदाहरण है। तो यह एक एंटी कन्वल्सन ड्रग है, ठीक है, जो मिर्गी, दौरा इन सब में काम में आता है, ठीक है। याद रखिएगा। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है, ठीक है। यह किसका रोग है। तो यह आपका मन का रोग है, ठीक है ना। यह आपका मन का रोग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक क्या है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने से संबंधित विकार है, ठीक है ना, खान पान से संबंधित डिसऑर्डर है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ऊंचाई से डर लगने को क्या कहते हैं। तो ऊंचाई से डर लगने को एक्रोफोबिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एक्रोफोबिया, ठीक है। याद रखिएगा ऊंचाई से डर। उन्माद के लिए कौन सा औषधि बेस्ट होता है। लिथियम उन्माद के लिए परफेक्ट होता है। प्रोत्साहन के बिना हो जो गलत धारणा के रूप, देखिए प्रोत्साहन के बिना जो चीज़ें होता है उसको गलत धारणा जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे गलत धारणा हेलुसन होगा, जो प्रोत्साहन के बिना हो, किसी चीज़ के बिना अगर गलत धारणा हो जाए तो उसे हेलुसिनेशन। दौरा मस्तिष्क देख लीजिए, कहता है दौरा मस्तिष्क रोग निम्नलिखित में से किस हालत में देखा जाता है। तो दौरा किस में आता है। एपिलेप्सी, मिर्गी वाला में, ठीक है ना। याद रखिएगा। विखंडित मानसिकता एक विकार है। सिजोफ्रेनिया क्या है। तो देखिए सिजोफ्रेनिया फीलिंग का, भावना इमोशन का भी है, थिंकिंग का भी है, बिहेवियर का भी है। तो तीनों चीज़ पाया जाता है आपके स्किज़ोफ्रेनिया में। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो सोच का, ठीक है, सोच। ओके, आगे बढ़ते हैं। इमाप्रा देख लीजिए, इमिप्रामीन प्रयोग करने वाला जो ड्रग है किसके है। तो यह एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन के लिए उपयोग किया जाता है इमिप्रामीन का, ठीक है। आगे है, मांसपेशियों को आराम देने हेतु ईसीटी में इस्तेमाल किया जाने वाला पेशी शिथिलक जो है होता है। मतलब जब ईसीटी दिया जाना होता है तो उससे पहले पेशेंट को पेशी शिथिलक, ठीक है ना, यानी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शिथिल बनाने के लिए दवा दिया जाता है। तो वो दवा होता है सुसिनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, सुसिनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा। विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच आपसी सहानुभूति और समझ रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखिए रैपोर्ट जो होता है जिसे तालमेल कहते हैं, यही आपके रोगी और चिकित्सक के बीच जो है तालमेल को बताता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है मानसिक विकारों के ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार स्किज़ोफ्रेनिया के लिए श्रेणी कोड क्या है, ठीक है ना। श्रेणी कोड स्किज़ोफ्रेनिया के लिए पूछ रहा है कि क्या होगा। तो F20 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है देख लीजिए यहाँ पे क्लोप्रोमाजाइन एक क्या है। तो क्लोप्रोमाजाइन एक क्या है। तो अभी मैंने ऊपर बताया एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दूसरों के भाषण, दूसरे के बातों को नकल करना इकोलेलिया कहलाता है, ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया। अत्यधिक दिन के समय अगर सोता है, देखिए सोने से क्वेश्चन पूछा है तो एमनेसिया नहीं है, ठीक है, हाइपरमेनेसिया नहीं होगा, ठीक है ना, और हाइपर एमनेसिया है नहीं होगा, पैरासेमनिया है नहीं होगा। तो राइट आंसर सोमनेलेंस होगा, ठीक है, सोमनेलेंस होगा, यही आपका नींद से संबंधित है, ठीक है। ईसीटी का आम दुष्प्रभाव क्या है। देखिए तो ईसीटी में वोमिटिंग भी होता है, ठीक है,
हेडेक भी होता है और एमनेसिया भी होता है, ठीक है ना। यह सब जटिलता है, ठीक है। आम दुष्प्रभाव में ये तीनों होता है, वोमिटिंग भी, बॉडी एक भी, एमनेसिया भी, ठीक है। बॉडी एक के जगह पर अगर हेडेक रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे एक तीव्र एक्यूट मेनिक पेशेंट के लिए पहली पंक्ति एजेंट, फर्स्ट लाइन एजेंट कौन होगा एक्यूट मेनिक के लिए? तो लिथियम होता है मेनिया के लिए, पता होना चाहिए। कहता है यहाँ पे उत्पीड़न के भ्रम, डेलूजन ऑफ परक्यूशन देखा जाता है किस में? तो ये होता है पैरानोइड में। पैरानोइड से जो ग्रसित होता है ना, उसमें उत्पीड़न के भ्रम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये होता क्या है, ये हम पढ़ा चुके हैं सुबह वाला ही वीडियो में। आगे है, एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं से कामोत्तेजना की स्थिति क्या होती है? देखिए, इस दुनिया में अलग अलग व्यक्ति पाए जाते हैं, तो सबको अलग अलग विचार होता है। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, चूँकि यह एक मानसिक बीमारी का स्थिति होता है, तो जो व्यक्ति निर्जीव वस्तु, ठीक है, जो व्यक्ति न जो वस्तु चल सकता है, ना इधर उधर मूव कर सकता है, तो वैसे व्यक्तियों से कामोत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति में, तो वह कहलाता है फेटिज्म, ठीक है ना, फेटिज्म कहलाता है। फेटिज्म जो होता है, यह इसमें व्यक्ति जो है निर्जीव वस्तुओं के प्रति जो है कामोत्तेजना की स्थिति उसमें हो जाती है, ठीक है। ये वायोरिज्म जो होता है, मैं बता दूं, ये वायोरिज्म जो होता है, इसमें व्यक्ति अनजान व्यक्तियों से, ठीक है, जिसको जान पहचान नहीं है, या जिसको ऊपर से देखने के बाद ही उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कामोत्तेजना की स्थिति बढ़ जाती है, देखते ही अनजान लोगों को भी उसमें अट्रैक्शन, कामोत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वायोरिज्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया, उम्मीद है आप समझे होंगे। हम आपसे मिलते हैं, ठीक है ना, अगले वीडियो में। तब अपना ख्याल रखिएगा।